नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ। मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत में बुजुर्गों की जनसंख्या और लिंग अनुपात विषय पर 2 रिपोर्ट जारी की। इस मौके पर उन्होंने इन दोनों ही मुद्दों से जुड़े कई पहलुओं पर रोशनी डाली। साथ ही बात होगी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की। सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर इस साल भी टॉप पर है। वहीं गुजरात का सूरत शहर दूसरे स्थान पर काबिज है। इसके साथ ही बात होगी कोविड-19 की। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 28 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वालों का आंकड़ा 21 लाख के करीब हो गया है, जिसके चलते रिकवरी रेट 73.91% हो गया है। इसके अलावा देश और दुनिया की हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम खबर के साथ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज भारत में बुजुर्गों की जनसंख्या और लिंग अनुपात विषय पर 2 रिपोर्ट जारी की। इस मौके पर उन्होंने बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए साझा प्रयास की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही समाज में किसी भी प्रकार के लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए मिलजुल कर काम करने की बात कही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट यानी IAPPD के 2 महत्वपूर्ण शोध रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट जन्म के समय भारत में लिंगानुपात की स्थिति और भारत में बुजुर्ग जनसंख्या पर शोध रिपोर्ट है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आगाह किया कि जनसंख्या आकार बढ़ने के साथ विकास की चुनौतियों को हल करना अधिक कठिन हो जाएगा। 2036 तक भारत की आबादी 152 करोड़ होने का अनुमान है, जो 2011 की तुलना में 25% ज्यादा है। शहरी आबादी 2011 में 31.8% से 2036 तक बढ़कर 38.2% होने का अनुमान है। Families must plan their population. It's not the government alone. Everybody should think about this issue. As the population size increases, developmental challenges become more and more. It's not that development has not taken place. Whatever you have, you share it. Nah? So you plan the family accordingly. And then move on. The delivery of basic services to reduce poverty is also an important aspect. उपराष्ट्रपति ने संयुक्त परिवार प्रणाली की व्यवस्था फिर से अमल में लाने का आह्वान करते हुए कहा कि हमारी परिवार प्रणाली को दूसरे देशों के लिए एक उदाहरण के रूप में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें देखता हूं, मन दुखी होता है। हमारी संस्कृति सदैव बड़ों का आदर सम्मान करना सिखाती है। यही हमारी सभ्यता है। It should be remembered that we are a civilization that has always accorded respect for elderly. We have given the most esteem and also respect to our elders. Even Manusmriti, one of our ancient texts, has this statement: if one serves the elderly with devotion, he or she is blessed with a long life, sound education, fame and strength. उपराष्ट्रपति ने लैंगिक आधार पर भेदभाव को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें किसी भी प्रकार का लैंगिक भेदभाव ना हो। उन्होंने कहा कि बेटों को संस्कार देने चाहिए जिससे वो लड़कियों का सम्मान करना सीखें। एक अच्छा समाज बनाने की शुरुआत यहीं से होगी। I should suggest that there should be wider debate on these issues, and the public representatives must focus more. Madam was explaining about number of questions and subject asked by members, area of interest and all. These issues, they are very much important. One is 50% of the population, other is 20% of the population. Proportional concern is not being shown for whatever reason it is. So I suggest that there should be wider discussion and wider dissemination of this information. उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकास से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों को इन मुद्दों पर खास ध्यान देते हुए लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
भारत में जन्म के समय लिंगानुपात की स्थिति और भारत में बुजुर्गों की जनसंख्या पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंट्रियंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट यानी IAPPD की शोध रिपोर्ट उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जारी की है। जन्म के समय लिंगानुपात की स्थिति पर रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जन्म के समय लिंगानुपात वर्तमान में 889 है। ये 2017 के आंकड़े हैं। वहीं प्राकृतिक या जैविक जन्म के समय लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 907 महिलाएं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जन्म के समय लड़कियों के कम पैदा होने से आबादी में भी यह अंतर बढ़ता जाता है। 2001 से 2017 के बीच यानी भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस अवधि में जन्म के समय लिंगानुपात में बढ़ोतरी का रुख रहा है। इनमें बिहार, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम राज्य शामिल हैं। 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जन्म के समय लिंगानुपात में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इनमें आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक शामिल हैं। वहीं जन्म के समय लिंगानुपात में गिरावट वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में ओडिशा, तमिलनाडु, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और पुडुचेरी शामिल हैं। भारत में बुजुर्गों की जनसंख्या पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट में कहा गया कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की आबादी सामान्य जनसंख्या की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इन बुजुर्गों के स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और समाज में बेहतर सम्मान को लेकर चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। महिला बुजुर्गों की संख्या पुरुष बुजुर्गों की संख्या से ज्यादा है। महिला बुजुर्गों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रम में बुजुर्गों की जरूरतों का भरपूर ख्याल रखने की कोशिश कर रही है। हालांकि बेहतर नतीजे के लिए इन कार्यक्रमों को लागू करने वाले अधिकारियों को ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है ताकि इन कार्यक्रमों और नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। भारत सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा कर दी है। सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर इस साल भी टॉप पर है। वहीं गुजरात का सूरत शहर दूसरे स्थान पर काबिज है। इंदौर पिछले 3 साल से टॉप पर था और ये उसका लगातार चौथा साल है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ महोत्सव कार्यक्रम में कुल 129 शहरों को पुरस्कार प्रदान किए गए। स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा गुरुवार को की गई। लगातार चौथी बार इंदौर को देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला। इससे पहले इंदौर 2017, 2018 और 2019 में भी शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत और तीसरे पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई है। पहले संस्करण में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार कर्नाटक के मैसूर ने हासिल किया था। इस दौरान साफ सफाई को लेकर बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को पुरस्कृत भी किया गया। One of the unanticipated and solid offtake and results of this scheme is that not only because people will become healthier, there will be sanitation, it will help you fight your degradation of the environment better, but it has a direct impact on the property price and evaluation of where you live. स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में चौथे नंबर पर विजयवाड़ा, 5वें पर अहमदाबाद, 6ठे पर राजकोट, 7वें पर भोपाल, 8वें पर चंडीगढ़, 9वें पर विशाखापत्तनम और 10वें पर वडोदरा रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जालंधर कैंट को सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया। वहीं वाराणसी को गंगा नदी के किनारे बसा सबसे साफ शहर का खिताब मिला। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहर का खिताब शाहजहांपुर को मिला, जबकि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब उत्तराखंड के नंदप्रयाग को मिला। सर्वेक्षण में 100 से ज्यादा शहरों वाले राज्य में सबसे साफ राज्य छत्तीसगढ़ और 100 से कम शहरों वाले राज्य में सबसे साफ राज्य झारखंड को घोषित किया गया। We have now gone from ODF to ODF plus. We have gone to ODF plus plus. We are now into other areas like fecal sludge management. Then the Prime Minister last year introduced a systematic circumscribing
reducing and ultimately elimination of the use of single-use plastics. स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का कार्य 28 दिन में पूरा किया गया है। स्वच्छता ऐप पर 1.7 करोड़ नागरिकों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि सोशल मीडिया पर 11 करोड़ से ज्यादा बार इसे देखा गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है, जिसमें कुल 4,242 शहरों, 62 छावनी बोर्ड और गंगा नदी के किनारे स्थित 92 शहरों के सर्वेक्षण में 1,87,00,000 लोगों ने हिस्सा लिया। जनवरी 2016 में पहली बार नागरिकों की व्यापक स्तर पर भागीदारी के मकसद से सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा के बाद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में लिखा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथे वर्ष भी प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए इंदौर के नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन। सूरत और नवी मुंबई द्वारा क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने के लिए स्थानीय नागरिकों को हार्दिक बधाई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया कि हर्ष का विषय है कि आंध्र प्रदेश के 3 शहर विजयवाड़ा, तिरुपति तथा विशाखापत्तनम देश के 10 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल हैं। उपराष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में देश भर से सभी स्वच्छता योद्धाओं को उनके अथक प्रयासों के लिए बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सबसे स्वच्छ शहरों की कार्य पद्धतियों को अन्य शहरों द्वारा भी स्वच्छ, स्वस्थ, शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनने के लिए अपनाया जाएगा। संसद की कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति ने आज एक अहम बैठक की। इस दौरान भारत में एल्यूमीनियम और कॉपर उद्योगों पर विस्तार से चर्चा की गई। संसदीय सौंध में आयोजित समिति की 4वीं बैठक करीब 2 घंटे चली। सांसद राकेश सिंह की अध्यक्षता वाली इस समिति के समक्ष खान मंत्रालय के सचिव अनिल कुमार जैन ने प्रस्तुति दी और एल्यूमीनियम और कॉपर उद्योगों के संबंध में जानकारी दी। कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति की इसी महीने में ये तीसरी बैठक थी। समिति की पिछली 2 बैठकों में कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता और लौह अयस्क खदानों के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। संबंधित अधिकारियों से विचार विमर्श कर समिति ने इन उद्योगों की राह में अड़चनों और निदान पर भी चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति ने आज पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण और अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। सांसद रमेश बिधूड़ी की अध्यक्षता वाली ये समिति तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण, मार्केटिंग और आपूर्ति विषय पर पड़ताल कर रही है। समिति ने संसद भवन परिसर में हुई अपनी 13वीं बैठक में करीब 2 घंटा 40 मिनट तक इस विषय पर संबंधित अधिकारियों संग विचार विमर्श किया। बैठक में पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर ने प्रस्तुति दी और सदस्यों के उठाए गए प्रश्नों का निदान किया। बैठक में 18 सदस्यों की मौजूदगी रही। इसमें राज्यसभा सदस्य चौधरी सुखराम सिंह यादव, ए विजय कुमार, ओम प्रकाश माथुर, कनक मेदला, रविंद्र कुमार और कांता करदम मौजूद रहे। समिति कई विषयों की पड़ताल कर रही है, जिसमें एक काफी अहम विषय है। कोरोना संकट के चलते 17 मार्च के बाद से समिति की बैठकें नहीं हो पा रही थी, लेकिन 7 जुलाई से बैठकें दोबारा आरंभ होने के बाद से समिति ने आज 4थी बैठक की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई। इस दौरान सदन के बाहर और भीतर सदस्यों ने कोविड-19 से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन किया। मॉनसून सत्र की कार्यवाही 3 दिन चलेगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र गुरुवार से शुरू हो गया। पहले दिन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में भाषण दिया। उन्होंने पूर्वी लद्दाख में भारतीय चीन सेना के जवानों के बीच हुए हिंसक संघर्ष के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कोरोना महामारी के चलते मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन का नजारा काफी बदला हुआ दिखाई दिया। कार्यवाही के दौरान सभी सदस्य और विधानसभा कर्मी मास्क पहने रहे। बैठने की व्यवस्था भी सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंड को ध्यान में रखते हुए की गई। सदन में एक सीट पर एक ही विधायक को बैठाया गया। कुछ सदस्यों के बैठने की व्यवस्था आगंतुक गैलरी में की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की स्थिति पर भी बात की। इस संकट काल ने देश के समक्ष कई चुनौतियों को उत्पन्न किया है। इन चुनौतियों के बीच हमारे कोरोना वॉरियर्स, जिनमें चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, पुलिस, सफाई कर्मी तथा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए कर्मियों ने अपना जीवन जोखिम में डालकर देशवासियों
की सुरक्षा और उनकी सुविधा में पूरी तत्परता के साथ कार्य किया है। पत्रकारों को भी सदन की कार्यवाही के दौरान दूर रखा गया। प्रदेश सरकार ने मीडिया कर्मियों के लिए बुधवार को इस बारे में परामर्श जारी किया था। राज्य सरकार ने कहा था कि सत्र की कार्यवाही की कवरेज के लिए आने वाले पत्रकारों को कोरोना जांच कराना अनिवार्य है और उन्हें प्रेस गैलरी में नहीं बैठने दिया जाएगा। लेकिन सभी पत्रकार तिलक हॉल में बैठ सकेंगे, जहां से वो कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकेंगे। सदन की कार्यवाही के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी सदस्यों ने श्रीमती कमल रानी वरुण, चेतन चौहान, वीरेंद्र सिंह सिरोही और पारसनाथ यादव को श्रद्धांजलि दी। इनमें से 2 सदस्य रहे मंत्रियों को कोविड-19 के चलते पिछले हफ्ते ही अपनी जान गंवानी पड़ी। उत्तर प्रदेश विधानसभा की पूर्व सदस्य और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन के निधन पर भी सदन में शोक व्यक्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चीन के साथ लद्दाख में सीमा को लेकर चल रहे तनावों के बीच देश के टॉप नौसेना कमांडर्स का राजधानी दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। आज सम्मेलन का दूसरा दिन है। 19 अगस्त से ये 3 दिवसीय सम्मेलन शुरू किया गया। सम्मेलन का मुख्य जोर भारतीय नौसेना की तैयारियों के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की सुरक्षा हितों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही नौसेना के कमांडर सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल सुनिश्चित करने, चीन के साथ सीमा विवाद और कोविड-19 जैसी अभूतपूर्व चुनौतियों से निपटने पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष विभाग द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्षमता का विस्तार विषय पर आयोजित एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में इसरो के अलावा उद्योग और शिक्षा जगत के प्रमुख हस्तियों को शामिल किया गया। इस दौरान अंतरिक्ष में भारत की भूमिका और अवसर के साथ ही औद्योगिक संवर्धन और उपयोग प्रक्रियाओं पर चर्चा हुई। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की क्षमता का विस्तार विषय पर आयोजित वेबिनार में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने कहा कि देश के अंतरिक्ष सुधारों का उद्देश्य इसरो का निजीकरण करना नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास के साथ ही क्षमता निर्माण और निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचार उपग्रहों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय निजी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा अवसर है। Again, I am repeating, it is not the privatization of ISRO. In fact, the whole mechanism, the whole aim of the system is enabling the private people to carry out the space activity which otherwise being done by ISRO. It is not privatization of ISRO. And in fact, that the activities of ISRO are going to increase with the time, and ISRO will be able to better utilize its resources in taking up the developmental as well as capacity building activities of the government of India rather than the routine production activities. वेबिनार में उद्योग जगत का प्रतिनिधित्व करते हुए महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की क्षमता का विस्तार करने के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल अपनाने की जरूरत है। आनंद महिंद्रा ने सरकार से आग्रह किया कि इसके लिए ऐसी संरचनाएं और नीतियां बनाई जाएं जो पहले नहीं थीं। Think of creating structures and systems that have never existed before. Think differently about achieving the goal, whether you're a public or a private player. Think of what support you might require from the law, from financial institutions, from regulators, from academia to make these structures work. Think of what incentives and rights need to be given and how they are to be protected. And let's make it part of our work to think about how to produce the next generation of problem solvers like Narasimha. Let's think beyond existing paradigms, and I think the answers will emerge. इसरो के वैज्ञानिक सचिव डॉक्टर आर उमा महेश्वरन ने कहा कि अंतरिक्ष गतिविधियां विधेयक प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है और अंतर मंत्रालय परामर्श के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल इस पर निर्णय लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने नई संसद के निर्माण के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई 25 अगस्त तक टाल दी है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता प्रॉक्सी मुकदमेबाजी कर रहे हैं और नए संसद भवन के निर्माण के मामले में तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान 3 जजों की पीठ ने कहा था कि कोर्ट 3 मुद्दों पर चुनौती को देखेगा: भूमि उपयोग में बदलाव, नगरपालिका कानून का उल्लंघन, पर्यावरण कानून का उल्लंघन। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से 1 सप्ताह के भीतर याचिका दाखिल करने को भी कहा था।
मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को चुनौती देने वाली दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर दिया था। 20,000 करोड़ रुपए की सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय और इसके आसपास राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले हरित क्षेत्र में मौजूद सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास की योजना को आकार दिया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अदालत की अवमानना और जजों पर की गई टिप्पणी को लेकर दोषी पाए गए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की सजा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने प्रशांत भूषण को उनके बयान पर पुनर्विचार करने के लिए 2 दिन का समय दिया है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सजा पर बहस से जुड़ी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत भूषण को सजा नहीं दिए जाने पर विचार करने की गुहार लगाई। इस दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि वो अपने बयान पर पुनर्विचार नहीं करना चाहते, लिहाजा समय देने के संबंध में ये कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं करेगा। प्रशांत भूषण ने कहा कि उनका बयान पर्याप्त सोच और समझ के बाद दिया गया है। इससे पहले प्रशांत भूषण ने अधिवक्ता दुष्यंत दवे के जरिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करना बाकी है, लिहाजा सजा सुनाने को लेकर होने वाली सुनवाई को पुनर्विचार याचिका पर फैसला आने तक टाल दिया जाए। इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक प्रशांत भूषण की पुनर्विचार याचिका पर फैसला नहीं होता, सजा संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 14 अगस्त को शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना वाले मामले में दोषी करार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 28 लाख के पार पहुंच गई। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वालों का आंकड़ा 21 लाख के करीब हो गया है, जिसके चलते रिकवरी रेट 73.91% हो गया। देश में सक्रिय केस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या का अंतर 14 लाख से अधिक हो गया। इधर बीते एक दिन में देश में रिकॉर्ड 9 लाख से अधिक कोरोना के टेस्ट किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 69,652 नए केस आए हैं। अब तक देश में 28,36,925 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बीते एक दिन में 58,794 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। अब तक करीब 21 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 6,86,395 सक्रिय मामले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 977 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 53,866 हो गई है। देश में कोरोना से मरने वालों की दर 1.90% है। बुधवार को 9 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए गए, जो अब तक एक दिन में किए गए परीक्षण में सबसे अधिक हैं। अब तक 3,26,61,252 टेस्ट किए जा चुके हैं और पॉजिटिविटी रेट 7.57% है। अगस्त महीने के शुरू के 10 दिन और बीते 10 दिन की तुलना करें तो 1 से 10 अगस्त के बीच 5,76,000 से अधिक नए केस सामने आए थे। वहीं 11 से 20 अगस्त के बीच 6,21,851 नए मामले सामने आए, जो 45,500 ज्यादा हैं और इसमें 7.92% की बढ़त हुई। इसी तरह सक्रिय मामलों की बात करें तो अगस्त महीने के शुरू के 10 दिन में 89,627 सक्रिय मामले आए। वहीं बीते 10 दिन में इसमें कमी आई और ये करीब 51,500 के करीब दर्ज किए गए, जो करीब 38,000 कम था और प्रतिशत में ये 42.60% रहा। स्वस्थ हुए लोगों की बात करें तो 1 से 10 अगस्त के बीच करीब 4,78,000 लोग ठीक हुए। वहीं बीते 10 दिनों में 5,61,000 के करीब लोग इलाज के बाद ठीक हुए, जो करीबन 83,000 अधिक है। अगस्त के शुरू में 10 दिन में 8,639 लोगों की मौत हुई। वहीं 11 से 20 अगस्त के बीच 9,480 लोगों की जान इस बीमारी से गई। इस दौरान हुए टेस्ट की बात करें तो अगस्त की शुरुआत में 57,50,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। वहीं बीते 10 दिनों में 80,77,000 से ज़्यादा टेस्ट हुए, जो कि 23,27,000 ज़्यादा है। यानी इस अवधि में 40.47% ज़्यादा टेस्ट हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 69,652 नए कोरोना के केस आए हैं। इनमें 10,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में बीते एक दिन में 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए और नए केस में इन 5 राज्यों की हिस्सेदारी 60% से ज्यादा है।
देश में पिछले 24 घंटे में 11 राज्यों में सक्रिय मामलों में कमी आई है, जबकि सभी राज्यों में रिकवरी रेट में सुधार हुआ है। बीते एक दिन में महाराष्ट्र में सबसे अधिक 9,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 8,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। कर्नाटक में 7,000 से ज्यादा और तमिलनाडु में 6,000 से अधिक लोग इलाज कराकर घर जा चुके हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार का नंबर है। राज्यों में महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,165 नए मामले सामने आए हैं। यहां अब तक 6,28,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 9,742 नए मरीज सामने आए हैं। यहां अब तक 3,16,000 केस दर्ज किए जा चुके हैं। कर्नाटक में 8,642 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। राज्य में अब तक 2,49,590 केस सामने आए हैं। तमिलनाडु में 5,795 नए मामले सामने आए हैं और कुल मामले 3,55,449 हैं। और उत्तर प्रदेश में 5,076 नए मामले सामने आए हैं। यहां कुल कोरोना के मामले 1,67,000 से ज्यादा हो गए हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, केरल में बीते एक दिन में 2,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, झारखंड में 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। नए केस में इन 11 राज्यों का हिस्सा 31% से अधिक है। बाकी 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 1,000 से कम नए केस दर्ज किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली की 1/3 आबादी में कोविड-19 से लड़ने वाली एंटीबॉडीज पाई गई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि ताजा सर्लॉजिकल सर्वे में 29.1% लोगों में कोविड-19 की एंटीबॉडी पाई गई है। उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व जिले में लोगों में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी का पता चला है। महिलाओं और 18 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा एंटीबॉडी पाई गई है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि वैज्ञानिकों के अनुसार आबादी के कम से कम 40% लोगों में एंटीबॉडी पाए जाने की स्थिति में ही इसे हुई इम्यूनिटी माना जाता है। और आपको बता दें, अगस्त के पहले सप्ताह में दिल्ली में ये सीरो सर्वेक्षण कराया गया था। दूसरे चक्र के 2 सर्वेक्षण सितंबर और अक्टूबर के पहले सप्ताह में कराए जाएंगे। इससे पहले 27 जून से 5 जुलाई के बीच कराए गए थे, जिसमें 23.48% लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनने का पता चला था। वहीं कल दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में फैसला लिया गया कि अनलॉक 3 के तहत राजधानी में होटल खोले जाएंगे और साप्ताहिक बाजारों को ट्रायल बेसिस पर लगाया जाएगा। हालांकि जिम खोलने की अनुमति अब भी नहीं मिली है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में हल्का सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि बुधवार को उनकी सेहत में चिंताजनक गिरावट आई थी। दिल्ली कैंटोनमेंट के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि उनके फेफड़ों में संक्रमण के लक्षण हैं, लेकिन प्रणब मुखर्जी के श्वसन मापदंडों में थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि वो अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही हैं। उनके प्रमुख और क्लिनिकल पैरामीटर स्थिर बने हुए हैं। विशेषज्ञों की एक टीम उनकी देखरेख कर रही है। 84 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को दिल्ली कैंट के अस्पताल में भर्ती किया गया था। मस्तिष्क में रक्त का थक्का जमने के बाद 10 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति की सर्जरी की गई। प्रणब मुखर्जी की कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 76वीं जयंती है। इस मौके पर संसद के केंद्रीय कक्ष में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी समेत कई नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इनके अलावा कई सांसदों और पूर्व सांसदों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा और लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट में उन्होंने कहा कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जन्म जयंती के अवसर पर उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं। सूचना क्रांति के क्षेत्र में आपका योगदान सदैव याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और देखते रहें राज्यसभा टीवी। नमस्कार।